हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं कैसे स्टेट के द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर। और हम लोग ये आज डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो चलिए भाई, एक सिंपल सी बात सबसे पहले मैं आपको बोर्ड के थ्रू समझाना चाहूंगा। भाई जब आप ये चैप्टर स्टार्ट करते हो गैस स्टेट, इसमें सबसे पहले आपको गैस लॉज आते हैं। भाई क्या आते हैं पहले नंबर पे बेटा? गैस लॉज आते हैं। और गैस लॉज की स्टेटमेंट आप लोगों को याद होनी चाहिए। भाई स्टेटमेंट आप लोगों को याद होनी चाहिए। पहला काम, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। दूसरे नंबर पर आप लोगों को ग्राफ आने चाहिए सारे लॉज के। भाई ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस आपको आना चाहिए कि भाई कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ गलत है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे भी होंगे, लास्ट ईयर भी देखे होंगे, उससे पहले भी देखे होंगे पीवाईक्यू में, कि ऐसे क्वेश्चन नीट पूछता है। दूसरी चीज, जब आप लोग बेटा यहां पर ग्राफिकल एनालिसिस को पढ़ते हो तो उसके बाद कई बार न्यूमेरिकल के भी चांस रहते हैं। और वो न्यूमेरिकल जनरली या तो बेटा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस लॉ से आते हैं, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा पीएम इक्वल्स टू डीआरटी। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, या तो इस पर और या इस पर, दोनों पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं। यहां हो सकता है रेशियो का रिलेशन बन जाए, मतलब रेशियो वाला क्वेश्चन बन जाए, और यहां पर कोई डायरेक्ट बन जाए। जब आप यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लोगे, उसके बाद आप लोगों ने फोर्थ पॉइंट है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आप लोग बेटा ये तो जानते होंगे कि डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर को सॉल्व करना भी जानते हो, है ना, इसके न्यूमेरिकल करना भी जानते हो। पर कई बार आप लोगों ने एक चीज ये देखी होगी, एक पेयर देता है वो, और पेयर देने के बाद वो पूछेगा कि इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नहीं लगता। ध्यान रखनी है मोटी मोटी बात, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि डाल्टन लॉ को समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते कि डाल्टन लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि डाल्टन लॉ एप्लीकेबल होता है ओनली एंड ओनली फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर। नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए अगर कोई रिएक्शन आपस में रिएक्शन कर लेती है, अगर कोई गैस आपस में रिएक्शन कर लेती है, तो उनके लिए डाल्टन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। एग्जांपल के लिए कभी कभी आप लोगों को उन ऑप्शंस में HCl गैस प्लस अमोनिया गैस देखने को मिलेगी। और क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि HCl गैस एक्ट एज एन एसिड और अमोनिया गैस एक्ट एज अ बेस, ठीक है, तो ये आपस में रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बना सकती है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है कि ये जो मिक्सचर होगा HCl का और अमोनिया का, इन पर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई नहीं होता है। ये बात ध्यान रखनी है। अगर किसी भी ऑप्शन में दिखता है तो इसी को टिक करना है कि हाँ भाई इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ लोगे आप, फिर हमारे पास फिफ्थ पॉइंट वो आएगा हमारे पास वांडरवाल इक्वेशन। वांडरवाल इक्वेशन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वांडरवाल इक्वेशन में से आप लोगों के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करो वांडरवाल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। बट आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर वो हाई प्रेशर पे क्या होता है, लो प्रेशर पे क्या होता है, वो आप लोगों को फाइंड करना होगा बेटा कि उसकी वैल्यू क्या होती है और आइडियल गैस के लिए क्या होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। कई बार पूछा जा सकता है कि हाई प्रेशर पर जेड का मान होगा या भाई जेड इसके बराबर होगा। दूसरी चीज, आप लोगों को जब वांडरवाल इक्वेशन पढ़ोगे तो वहां पर हमारे पास इंपोर्टेंस होगी बेटा जी, इंपोर्टेंस ऑफ ए एंड बी। आप लोग जानते हो कि ए और बी जो होते हैं ये वांडरवाल कांस्टेंट होते हैं। ए जो है अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है और बी करता है बेटा जी रिपल्शन को रिप्रेजेंट। कभी कभी वो चार गैस देगा और चार गैस के लिए ए का मान देगा बेटा, चार गैस के लिए ए का मान देगा, और वो पूछेगा कि बताइए इनमें से वो कौन सी गैस है जो आसानी से लिक्विफाई हो सके। तो ध्यान रखना है कि जिस गैस के में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने ज्यादा होंगे उसके पार्टिकल पास पास आएंगे, और जब बहुत सारे पार्टिकल पास पास आएंगे तो वो लिक्विफाइड होने और भी आसान हो जाएंगे। इवन यहां से एक और कॉन्सेप्ट जनरेट होगा जिसको हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर, जिसके फॉर्मूला होता है 8a/27 RB। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि भाई मेरे पास ना एक क्वेश्चन है, 4 गैस है, अगर ए का मान दिया हुआ है तो आप समझ जाना ए का मान जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, यानी उसको आसानी से लिक्विफाई करना हमारे लिए हो जाएगा। अब भाई ये बात तो समझ में आ गई। कभी कभी क्या होता है वो ए और बी दोनों का मान देता है, क्या करता है, ए और बी दोनों का मान देता है, तब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी गैस ज्यादा अच्छे से लिक्विफाई होगी और कौन सी नहीं होगी। तो वहां पर हमें क्या करना है कि भाई जो ए और बी है इसका रेशियो निकालना है, ए और बी का क्या करना है भाई, रेशियो निकालना है, जिसका भी मैक्सिमम आएगा उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो वो गैस उतनी आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। अब भाई कहानी बढ़ते हैं आगे। यहां पर जिस तरीके से आप क्रिटिकल कांस्टेंट्स हैं या क्रिटिकल टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बारे में आप लोगों को कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए भाई। टेम्परेचर के बारे में कौन सा, टेम्परेचर 3 प्रकार के होंगे जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। एक तो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर इसका फॉर्मूला TC 8a/27 RB आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसकी जो डेफिनेशन है वो आप याद कर लेंगे, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज, और फिर 4 ऑप्शन निकल के आएंगे स्टेटमेंट के, ठीक है। अब जरा देखो दूसरा मेरे पास होगा बेटा क्या, दूसरा होगा मेरे पास बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर की डेफिनेशन इज वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, डेफिनेशन पता होनी चाहिए तभी आप पहचान पाओगे स्टेटमेंट में। और बेटा यहां पर आप देखोगे तो टीबी बराबर होता है A/RB, ये इसका फॉर्मूला होता है A/RB। और एक और होता है हमारे पास इसमें टेम्परेचर जिसका नाम होता है मेरे बच्चों इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या होता है जी, इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर की डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालांकि तीनों टेम्परेचर की जो आपके पास डेफिनेशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि तभी आप फर्क कर पाओगे कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी और कौन सी इनकरेक्ट होगी। और इसका फॉर्मूला TI बराबर होता है 2A/RB। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो हो गया ये, एक होगा बेटा जी ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, मतलब जैसे कौन कौन से होंगे भाई, ऑर्डर कौन सा बड़ा मान है कौन सा छोटा है। तो आप सोचोगे TC सबसे छोटा होता है, फिर बॉयल्स होता है, और फिर हमारे पास TI होता है। और एक आप लोगों को इनका रेशियो भी फाइंड करना है या याद करना है कि भाई इनका रेशियो क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं रेशियो बेस पर, इवन नीट में छोड़ो जेई तक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। तो मैं कह रहा हूं कि इसके जो रेशियो है वो आपको पता होने चाहिए, तीनों का रेशियो निकाल लाना चाहिए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये बात आपको पता होनी चाहिए, और इनकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है भाई, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे की कहानी सुनो, हमने केटीजी की बात तो करी नहीं है ना, हमने केटीजी की बात तो करी नहीं। अब केटीजी जब आप देखोगे इस चैप्टर में तो आप लोग ये मत सोचना कि भाई इसको उठा रहे हैं, पेन उठाया नोटबुक उठाई और फिर से करना शुरू कर दिया पूरे चैप्टर को, नहीं। आप लोग ये सोचो कि भाई केटीजी के जो पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है भाई, पोस्टुलेट्स ये हमें याद होने चाहिए, ठीक है भाई। टू बी रिमेंबर, तुम्हें क्या लगता है अंग्रेजी नहीं आती तुम्हारे भाई को, टू बी रिमेंबर, ठीक है भाई, ये हमें याद होने चाहिए पोस्टुलेट्स। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिए गए 4 कथनों में से या 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पार्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं कौन सा पार्ट नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखोगे और आपने देखा भी होगा अगर पीवाईक्यू सॉल्व करे होंगे तो, ठीक है। तो पोस्टुलेट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है केटीजी का। फिर केटीजी पढ़ने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, वेलोसिटी, 3 वेलोसिटी थी। एक थी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जिसको हम कहते थे भाई 2RT/m, राइट। एक हमारे पास थी बेटा जी एवरेज वेलोसिटी जिसको हम कहते थे √8RT/πm, और तीसरी होती थी बेटा हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो बराबर थी हमारे पास 3RT/m। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इन तीनों वेलोसिटी में, नोट पॉइंट ध्यान रखना भाई, इन
in these three velocities we have to remember अरे भैया, ओहो, क्या होगा भाई? विच इज मोर और विच इज लेस, मतलब कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ये ऑर्डर आना चाहिए। और दूसरी चीज, इनका जो रेशियो है बेटा, रेशियो भी आपस में इंपॉर्टेंट होगा। रेशियो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं, रेशियो इंपॉर्टेंट है। और भाई सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं जो मैक्सिमम बच्चों से गलती होती है, ये मैं चाहे 100 में से 50 बच्चों में गलती करवा सकता हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा 98% गलती करते हैं, लेकिन 100 में से 50 बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं जरा समझो। जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को पढ़ते हो तो वहां पर जब काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है या वेलोसिटी निकालनी होती है, तो वेलोसिटी निकालनी होती है मीटर पर सेकंड में। हम लोग आर का मान प्रयोग करते हैं 8.314। आर क्या यूज होगा बेटा जी? 8.314, चाहे यहां हो यहां हो यहां हो। टेम्परेचर वही केल्विन में रहेगा। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई हम लोग मोलर मास वही यूज करते हैं जो पूरी केमिस्ट्री में या पूरी फिजिक्स में यूज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। पर ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का, एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल होता है। ध्यान रखना, ग्राम पर मोल होता है। हमें यहां पर जरूरत किसकी पड़ेगी? अगर हमें एसआई में चलाना है या फिर एमकेएस यूनिट में चलाना है, हमें पड़ेगी किलोग्राम पर। तो ध्यान रखना है, इफ वी हैव CO2, वी हैव CO2, एग्जांपल के लिए CO2 लिया भाई मैंने, हमें पता है कि इसका मोलर मास यहां पर 44 ग्राम पर मोल होता है। पर अगर हमें न्यूमेरिकल के लिए मोलर मास, ये मोलर मास ही होता है भाई, अगर इनका यहां यूज करना है तो ध्यान रखना है मोलर मास शुड बी टेकन इन किलोग्राम पर मोल, यानी 10 की पावर माइनस के 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चों, तो यह बन जाएगा किलोग्राम प्रति मोल। इस तरीके से आप इन न्यूमेरिकल में गलती करने से बचोगे, नेगेटिव मार्किंग होने से बचोगे। यह इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको याद करके चलना है आगे। क्लियर हुई बात? आप कह रहे हो हाँ सर ये बात तो पता लग गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा न्यूमेरिकल लगा कर लेंगे, ठीक है, रेशियो पूछेगा कर लेंगे, है ना। अगर सर इनके आपस में रेशियो पूछे तो भी कर लेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा ये भी पहचान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर एक और पार्ट है इसी का, जिसको हम कहते हैं बेटा जी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राहम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा जी, ग्राहम्स लॉ, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है भाई, रेट ऑफ ए डिवाइड बाय रेट ऑफ बी बराबर अंडर रूट मोलर मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए बराबर अंडर रूट डेंसिटी ऑफ बी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ए। वैसे तो ये फॉर्मूला और भी बड़ा होता है, इसमें पार्शियल प्रेशर वगैरह बहुत कुछ आता है, लेकिन नीट के लिए यही लेवल रहता है। जेई में अगर देखोगे तो जेई में आते हैं क्वेश्चन नो डाउट, लेकिन इसके लिए यही आता है बेटा। और ये जो रेट है, इन रेट का फॉर्मूला होता है बेटा जी वॉल्यूम ऑफ गैस, जो भी आपके पास वॉल्यूम रही होगी गैस की, जो मतलब इफ्यूज हुई होगी या डिफ्यूज हुई होगी, बटे में टाइम, ये हो सकता है, या बेटा जी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो सकता है, या फिर मोल्स अपॉन टाइम हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी वो वेट ऑफ गैस देगा कि एक गैस का इतने ग्राम, एक गैस इस समय में इतने ग्राम इफ्यूज हुई, तो बताओ दूसरी गैस उतने समय में कितनी होगी। तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि रेट को मान लेते हैं वेट ऑफ गैस बटे टाइम, लेकिन अगर आपने मान लिया तो भाई आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है, वेट ऑफ गैस और टाइम नहीं मानना है। मान लो अगर आपको कोई एक न्यूमेरिकल दे रखा है और उस न्यूमेरिकल के अंदर किसी गैस का मास भी दे रखा है, तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट करना, और दूसरी गैस के अगर तुम्हें मास निकालना है तो भी उसके पहले मोल निकालना, फिर उसके बाद मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आप मास निकालना। तो यानी ये फॉर्मूला आपको ये वाला यूज करना है उस कंडीशन में जब वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। और बाकी सरफेस टेंशन टेम्परेचर के बढ़ने पर घटने पर क्या होता है, विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट होता है, या विस्कोसिटी पर टेम्परेचर के बढ़ने का और घटने का क्या इफेक्ट होता है, ये स्टेटमेंट्स भी अगर आप पढ़ोगे रिवाइज करते समय, अगर आप इन स्टेटमेंट को देख भी लोगे तो भाई क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, यहां से बाहर नहीं आएगा।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब हमें कैसे कैसे मेहनत करनी है और गैस स्टेट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।